Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. Guys, this is class number 8 important MCQs on टीचिंग एप्टीट्यूड आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने क्लास नंबर 7 में आपको समझाया था ट्रेन से जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, जैसे कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चंस ऑन ट्रेन स्पीड। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम की पर्पज से, तो आप इस क्लास को जरूर देखें। दिस वाज क्लास नंबर 7। आज हम क्लास नंबर 8 करने वाले हैं। तो क्लास नंबर 7 आप कैसे देखोगे, चैनल पे विजिट करो और वहां पे जाके देख लो। अदरवाइज आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में आओगे तो प्लेलिस्ट में आने के बाद भी आपको यहाँ पर कंप्लीट जितने भी मैंने अभी तक क्लासें ली हैं सभी कंप्लीट क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आकर के भी इन सभी क्लासेस को आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा एंड अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। दो वीडियोस जो कि मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, एक तो यूजीसी नेट एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं, क्योंकि तुक्का लगाना भी एक ट्रिक है। अगर आप ट्रिक सीख लेंगे तो गारंटीड गाइस 2 से 4 क्वेश्चन आप 100% सही करके आओगे, गारंटी है। क्योंकि तुक्का लगाने के कुछ तरीके होते हैं और वो तरीके सीखोगे, सीखने से चीजें आएंगी, है ना। तो ये वीडियो जरूर देखिए क्योंकि मैंने इसमें आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करके दिखाए हैं तुक्का टेक्निक से। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा जीआरएफ के अलावा कुछ और फेलोशिप भी होती हैं जो कि आपको मिलती है, आपको पता नहीं होता है, जिसकी वजह से आप इनको अवेल नहीं कर पाते। तो इस वीडियो को भी आप देख लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि जीआरएफ का कितना अमाउंट मिलता है, प्लस जीआरएफ के अलावा अदर जो फेलोशिप है वो कैसे अप्लाई करते हैं और उनमें कितना अमाउंट मिलता है। तो इन दोनों वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप हमें इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप चाहते हो यूट्यूब पे फ्री में पढ़ के आप अच्छे स्कोर करना चाहें, तो ऐसे में आप यूजीसी नेट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉलो कर सकते हो। इसमें मैंने पेपर 1 के देखेंगे क्लास नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से क्लास वाइज मैंने यहाँ पर पेपर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो इस सीरीज का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप इस सीरीज को देखिए, फॉलो करिए, इससे आपकी प्रिपरेशन मिनिमम टाइम में अच्छे से हो जाएगी। ओके, तो गाइस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स इंटरप्रेटिंग, एग्जाम्पलीफाइंग, समराइजिंग एंड इन्फेरिंग मीनिंग फ्रॉम रिटन, ओरल और ग्राफिक मटेरियल। क्या बोला जा रहा है कि ब्लूम के वर्गीकरण की किस स्तर में लिखित, मौखिक या ग्राफिक सामग्री से व्याख्या करना, उदाहरण देना, सारांशित करना और अर्थ निकालना शामिल है। तो ऑप्शंस गिवन है, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, क्रिएटिंग। गाइस देखिए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रही है, काफी सेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आप इस तरह की जो चीजें वो करते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थोड़ा बेसिक्स में, ताकि आपको समझ में आ जाए। So Bloom's taxonomy is a framework for organizing and characterizing educational goals and learning objectives based on different levels of cognitive complexity। क्या बोला जा रहा है कि सीखने के उद्देश्यों को व्यवस्थित और वर्गीकृत करने के लिए एक ढांचा है। क्या है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इसका जो वर्गीकरण वो संज्ञानात्मक जटिलता के विभिन्न स्तरों के आधार पर शैक्षिक लक्ष्यों और सीखने के उद्देश्यों को व्यवस्थित करना है। अब इसमें 3 डोमेन्स हैं जिसके अंदर क्लासिफाई किया गया है। पहला है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन, पहला कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा अफेक्टिव डोमेन और तीसरा क्या है? साइकोमोटर डोमेन। अभी जो साइकोमोटर डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक डोमेन, भावात्मक और साइकोमोटर। अब मैं ना थोड़ा सा इसको एक बार आपको चार्ट्स के थ्रू समझा देता हूँ। देखो गाइज, ये हमारे ना लर्निंग या आप कह सकते हो टीचिंग लर्निंग के अंदर भी जो चीजें आती हैं वो सब इन सभी स्टेजेस को उससे होकर गुजरती हैं। एक स्टूडेंट जब लर्निंग स्टार्ट करता है अपनी, तब वो क्या करता है? स्टार्टिंग में याद करो, आप जब आप फर्स्ट क्लास में थे क्या करते थे? आप रिमेंबर करते थे, मतलब याद करते थे, रट्टा मारते थे, रिकॉल करते थे, फैक्ट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट डिफाइन, डुप्लीकेट, मेमोराइज करते थे, रिपीट करते थे बार बार ताकि चीजें याद हो जाए हमें। फिर आप समझने लगे, जब आप थोड़ी और बड़ी क्लासों में आए तो आपको चीजें समझ में आने लग गई, है ना। आप चीजों को समझने लग गए। याद करो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास आप चीजों को समझते थे कि कैसे होती चीजें, आप समझना चालू कर दिया था आपने। फिर आपने रट्टा मारना बंद कर दिया, फिर आपने अप्लाई करना चालू कर दिया जो पढ़ाया गया आपको। अब आप उसको अप्लाई करने लगे, एक ऐसी स्टेज आ गई। अप्लाई आप कैसे करते हो? जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने 11th 12th में पढ़ा होगा डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। उसमें क्या बोला गया था कि जब प्राइस बढ़ता है किसी चीज का तो डिमांड कम हो जाती है ना, या प्राइस किसी चीज का कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है।
तो अब आप इसको अप्लाई कर रहे हो। जब आप देखते हो कि मार्केट में प्राइस कम हो गया है, तब आप ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा डिमांड करते होगे मार्केट में। जैसे आप देखेंगे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, है ना। मतलब किसी चीज़ का प्राइस कम कर दिया, बिग बिलियन डेज आ गए, प्राइस कम कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, है ना। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ करने पर और डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या करते हो, आप डिमांड बढ़ा देते हो। अब आप क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। तो ये कुछ ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे आप चीज़ों को अब जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो, है ना। तो सबसे नंबर 1 क्या था, रिमेंबर करना। उसके बाद सेकेंड नंबर पे था अंडरस्टैंड करना, थर्ड नंबर पे अप्लाई करना, फोर्थ पे एनालाइज करना, फिफ्थ पे इवेल्युएट करना और सिक्स्थ पे जाकर क्रिएट करना, है ना। तो उसके बाद अप्लाई करने के बाद क्या आता है, एनालाइज करना। इसमें क्या होता है, हम चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं, चीज़ों को हम कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। ड्रॉ कनेक्शंस अमंग आइडियाज, डिफरेंशिएट, ऑर्गेनाइज, रिलेट, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, डिस्टिंग्विश, एग्जामिन, एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चंस, टेस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, अब आप क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करते हो, आप कंपेयर करना चालू करते हो कि कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है। इवेल्युएट करते हो फिफ्थ वाले स्टेज पे, जस्टिफाई, स्टैंड और डिसीजन। यहाँ पे आप चीज़ों को इवेल्युएट कर रहे होते हो कि ऐसी चीज़ें क्यों हैं। उसके बाद लास्ट आती है क्रिएट करना, जहाँ पे आप खुद चीज़ों को क्रिएट करते हो, किसी ओरिजिनल वर्क को आप क्रिएट करते हो, किसी के किए हुए काम को आप आगे ले करके जाते हो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर शुड consider students pace of learning while teaching, ignore students pace of learning while teaching, consider pace of best performing students only, ignore individual differences in students pace of learning। गाइस क्या बोला जा रहा है कि एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, पढ़ाते समय छात्र को सीखने की गति पर विचार करें, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। छात्रों की सीखने पर गति को अनदेखा करना चाहिए, तो अनदेखा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। केवल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों की गति पर विचार करें, ऐसा भी नहीं है। छात्रों की सीखने की गति में व्यक्तिगत अंतरों की उपेक्षा करें, है ना, हमें उपेक्षा तो करनी नहीं है। तो इग्नोर नहीं करना हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ना, हमें स्टूडेंट्स के पेस को देखना चाहिए कि स्टूडेंट्स को कितना आता है, क्या वो सीख पा रहा है, क्या वो याद कर पा रहा है, उसके बाद हमें उसको उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाना चाहिए, है ना। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अ टीचर कैन एंजॉय टीचिंग एज ए प्रोफेशन व्हेन ही और शी। आप अपने शिक्षक पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद तब ले सकते हैं जब वह क्या हो, सीक्स रिस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, छात्रों से सम्मान मांगता है, इंश्योर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द क्लास, क्लास में अपने सख्त अनुशासन सुनिश्चित करता है, हैज बेटर क्वालिफिकेशन देन हिज और हर कलीग्स, इज क्लोज टू द प्रिंसिपल और वाइस चांसलर। तो वैसे देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप वाइस चांसलर प्रिंसिपल के क्लोज नहीं है कोई बात नहीं, आप तब भी अपने प्रोफेशन को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन आप अपने टीचर्स, आप अपने कलीग से अच्छी नहीं रखते हो कोई बात नहीं, तो भी आप टीचर अपने प्रोफेशन को एंजॉय कर सकते हो। आप अपने क्लासरूम में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं रखते हो तो भी चलेगा, लेकिन सीक्स रिस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, अगर आप अपने स्टूडेंट से रिस्पेक्ट सीख मतलब देखते हो कि आपको स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट दें, तो जब स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट देते हैं आपके काम को, आपके प्रोफेशन को, तब आपको मोटिवेशन मिलती है उनके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में, चाहे ऑनलाइन टीचर हो चाहे ऑफलाइन टीचर हो। एज ए टीचर हम लोग आपकी रिस्पेक्ट ही चाहते हैं, मतलब एज आप लोग रिस्पेक्ट दें हमारे काम को, हमारी मेहनत को, ताकि हम आपके लिए दिल से मेहनत करें, हमारे लिए हम आपके लिए और अच्छे से मेहनत करें। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है ना, सीक्स रिस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स। अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि जो टीचर सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए काम कर रहा है, मतलब सिर्फ रिस्पेक्ट ही उसको चाहिए स्टूडेंट से, तो मे बी उस टाइम पर उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए अपने टीचिंग प्रोफेशन को एंजॉय करना, क्योंकि बच्चे तो थोड़ा सा शैतानी भी होते हैं, है ना, बच्चे थोड़ी शैतानी करते हैं, नटखट होते हैं। तो उस केस में जब एक कोई चैलेंजिंग स्टूडेंट्स आ गया या कोई डिफिकल्ट स्टूडेंट्स आ गया जो बहुत हल्ला कर रहा है, बहुत शोर मचा रहा है, टीचर मेहनत कर रहा है, उसके बावजूद उसको बच्चे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो उस केस में फिर टीचर को अपने प्रोफेशन को एंजॉय करना मुश्किल हो जाता है ना। तो इसलिए एज ए टीचर हमें सिर्फ रिस्पेक्ट के भरोसे नहीं रहना चाहिए। रिस्पेक्ट देंगे बहुत अच्छी बात है, मोटिवेशन मिलेगी, बट इसके अलावा भी और भी चीज़ें लाइफ में होनी चाहिए, जैसे मुझे ये करना अच्छा लगता है, चाहे कोई मुझे सम्मान दे चाहे ना दे, तो ये एक फिर अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो गया है ना। इसके अलावा और भी मोटिवेशनल फैक्टर हो सकते हैं, जैसे आपकी इनकम हो गई कि कितना आप अर्न कर लेते हो, ये भी एक मोटिवेशनल फैक्टर हो सकती है, या अदर चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मीन, सीखने के उद्देश्यों का मतलब क्या है। लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, कंसाइज आउटकम्स है, एकेडमिक अचीवमेंट है, या फिर इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स है। देखो जब भी हम लर्निंग की बात करेंगे ना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, तब हम लर्निंग आउटकम्स की बात कर रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, जो हम इच्छित सीखने का परिणाम थे हम वो चाहते थे, और अगर वो आ जाते हैं तो हमारी
लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कंप्लीट फुलफिल हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द लर्नर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट एट लेंथ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स ऑफ कंसेप्ट। मतलब ऐसी कौन सी लेवल ऑफ टीचिंग होती है जब लर्नर मतलब शिक्षण के किस स्तर पर शिक्षार्थी को विद अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों के बीच अंतर करने का अवसर मिलता है। मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या फिर ऑटोनोमस लेवल। तो वैसे देखो जब भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो यहाँ पर हमेशा आंसर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल, जहां पर द लर्नर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट एट लेंथ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स ऑफ कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हमेशा एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टीचिंग का, कि आप अपने स्टूडेंट की थिंकिंग पावर को डेवलप कर सकें, स्टूडेंट्स को सोचना सिखा सकें कि कैसे सोचना है, कैसे आंसर करना है, लाइफ में कैसे चीज़ों को सीखना है, आपकी क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए, इन चीज़ों को सिखाना चाहिए, ना कि इन बच्चों को रटवा दो, रट्टा मरवा दो। वो चीज़ें काम नहीं आएंगी बच्चों के। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स को ये सिखा देते हैं कि कैसे सोचना चाहिए, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, कैसे चीज़ों को हमें अप्रोच करना चाहिए, वो एक बेस्ट टीचिंग कहलाएगी। सो मैं हमेशा से एज ए टीचर, मैं भी जब मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था तब भी मैं हमेशा स्टूडेंट्स के अंदर थिंकिंग पावर को डेवलप करता था। तो मैं अकाउंट्स फाइनेंस जब पढ़ाता था या कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ाता था, इकोनॉमिक्स पढ़ाता था, तो उस केस में मैं स्टूडेंट्स को सोचना सिखाता था कि बताओ बच्चों ऐसा क्यों होता है, बताओ आप आंसर करिए इस चीज़ का। तो जब मैं किसी कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ तो मैं उसका आंसर भी पूछता था कि बताओ ऐसा क्यों है। तो इसका मतलब मैं सिर्फ रटवा नहीं रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ डिटेल में, इन डेप्थ, ताकि बच्चे सोचना सीख सकें कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए टीचिंग का, टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट्स। गाइस ये आपके यूजीसी नेट में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने चाहिए। Developing thinking power of students is the main objective of teaching, as thinking is a higher cognitive function that allows students to produce innovative ideas by using images, symbols and languages। हम किसी भी आइडिया मतलब किसी भी तरीके से हम स्टूडेंट्स को सोचना सिखा सकते हैं, है ना, चाहे वो आपका इमेजेस दिखा करके हो, सिंबल दिखा के हो, लैंग्वेजेस हो, या स्टूडेंट्स को क्वेश्चनिंग करके हो, या ग्रुप डिस्कशन करा के हो। किसी भी तरीके से हम स्टूडेंट्स के साथ कोई एक्टिविटी करवा के हो, उनकी थिंकिंग पावर को डेवलप किया जा सकता है। तो मैं भी स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में कई बार एक्टिविटी करवा दिया करता था, और कई बार मैं उनके साथ कोई प्ले करवा दिया करता था स्टूडेंट्स का, या आपस में ग्रुप डिस्कशन करवा दिया करता था। क्वेश्चन है, स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मीन फॉर। छात्र केंद्रित कक्षा के लिए क्या होता है। देखो गाइज यहाँ पर अगर हम बात करें इस तरह के टॉपिक की, होता है स्टूडेंट सेंट्रिक और एक होता है टीचर सेंटर्ड अप्रोच, है ना। दोनों को ही आपको पढ़ लेना, क्योंकि दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है, एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, रिड्यूसिंग टीचर ओरिएंटेड लेक्चर्स, रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज और इंगेजिंग द एंटायर क्लास। तो गाइस देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग टीचर ओरिएंटेड लेक्चर्स, ओ सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जब भी हम स्टूडेंट्स सेंट्रिक क्लासरूम की बात करेंगे, इसका मतलब है कि हम हर एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, हर एक स्टूडेंट उसके अंदर इंपॉर्टेंट हमारे लिए, और जो उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं इनको हमें समझना है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। कभी भी एक क्लास के अंदर अगर 40 बच्चे बैठे हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे आगे बैठे हैं बस आप उन्हीं को पढ़ा रहे हो, या जो बच्चे पीछे बैठे हैं आप बस उन्हीं को पढ़ा रहे हो। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। आगे वालों को भी पढ़ाना है, हमें बीच वालों को पढ़ाना है, और हमें लास्ट वालों को पढ़ाना है, सबको पढ़ाना है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिस पर आप ध्यान ना दे रहे हो। आप इससे भी क्वेश्चन करिए, आप यहाँ से भी क्वेश्चन करिए, आप यहाँ से भी क्वेश्चन करिए, ताकि समझ में आए, पता चले कि हाँ सभी लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आपको फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए गाइस जब भी हम पढ़ाते हैं क्लासरूम में, इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई स्टूडेंट की लर्निंग जो है वो कितनी फास्ट है। कोई स्टूडेंट जल्दी जल्दी सीखता है, कोई स्टूडेंट बहुत धीरे धीरे सीखता है कि क्या बोला जा रहा है क्या, है ना। तो दोनों को ध्यान में रख करके हमें पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं बहुत स्पीड से पढ़ा दिया और बस क्लास खत्म करके चले गए। तो कभी भी जब आप टीचर बने फ्यूचर में, कभी भी ऐसा ना करें। हमेशा तसल्ली से पढ़ाएं, किसी भी क्लास में पढ़ाएं, आराम से पढ़ाएं, और बच्चों को मतलब सभी को ध्यान में रख करके पढ़ाएं, पूरी क्लास को पढ़ाएं स्टार्टिंग से एंड तक, है ना। सो एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसका आंसर हो जाएगा। छात्र केंद्रित शिक्षा कई शैक्षिक शिक्षण और समर्थन दृष्टिकोणों पर लागू होती है, जो व्यक्तिगत छात्रों के समूहों और विशिष्ट सीखने की जरूरतों, रुचियों और वरीयताओं या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से निपटते हैं। मतलब हर तरह की चीज़ों पे हमें ध्यान देना है कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, हर तरह की चीज़ों को समझना है। उसके अकॉर्डिंग हमें स्टूडेंट्स को समझाना है, सिखाना है, जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं।
नहीं तो चीज़ें डिलीवर नहीं हो पाएंगी, है ना। तो ये चीज़ में आपको ध्यान रखना है। अच्छा गाइस देखो, अगर मैं आपको आज पढ़ा रहा था, आपको समझ में आ रहा था, तो इसी तरीके से हमने पेपर 1 का कंप्लीट एग्जाम टारगेटेड 2 मंथ का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। अभी भी आप इसको इनरोल कर सकते हो, बिकॉज अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी अगर आप पढ़ना स्टार्ट करो तो पेपर 1 में आराम से 35 प्लस क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं। अगर अभी भी पढ़ना स्टार्ट करो, मेहनत करो तो कंप्लीट कंटेंट यहाँ पर बाइलिंगुअल मिलेगा, जैसे कि आज मैंने बाइलिंगुअल आपको पढ़ाया है। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे पेपर 1 के अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट और पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड हमने 2 मंथ के कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं। प्लस इन सभी के हमने कॉम्बो कोर्स भी 2 मंथ की ड्यूरेशन में आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। बस करना है कि आपको कोर्स ओपन करने हैं और वहां पर वैलिडिटी का ऑप्शन से आपको 2 मंथ सिलेक्ट कर लेना, तो आपका जो कोर्स है वो 2 मंथ में ही आप उसमें इनरोल हो जाएंगे। तो गैस देखो, अगर आप अपनी प्रिपरेशन मिनिमम टाइम में सुपर फास्ट तरीके से करना चाहते हो, आपको लगता है कि मैं कम टाइम में कंप्लीट कंटेंट कवर कर लूं, वो भी एग्जाम टारगेटेड, मेन चीज ये है। मेन चीज ये नहीं कि कंटेंट कवर करना है, कंटेंट तो मतलब ये है कि आप कुछ भी पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, थोड़ा बहुत भी पढ़ लो, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, वो भी स्पीड से, सुपर फास्ट तरीके से, मिनिमम टाइम में, एक टफ टास्क है, और उस चीज को हम यहाँ पे आपको फुलफिल कर रहे हैं। तो अगर आप इन सभी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, पेपर 1 लेना चाहते हो, तो आप इनरोल करके अपनी प्रिपरेशन मिनिमम टाइम में अच्छे से कर सकते हो और इस एग्जाम को इसी अटेम्प्ट में क्रैक करने की कोशिश कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर से आप एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में अलग से देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू।